नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला में। ठीक है, जो बच्चे पहली बार इस नए प्लेटफॉर्म पर आए हैं, अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, तो उनको हम बता देना चाहेंगे कि अगर वो बच्चे जो हैं क्लास 12th में हैं इस बार, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, एमपी या बिहार बोर्ड के हों, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो और ये चैनल बड़े काम का है, क्योंकि इस चैनल पर जो है करंट टाइम पर जो है केमिस्ट्री को डील किया जा रहा है। ठीक है, 12th केमिस्ट्री को यहाँ पे टीच किया जा रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, और साथ ही साथ इसी प्लेटफॉर्म पर सुमित सर हैं जो कि मैथ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे जो हैं मैथ ग्रुप के हैं तो वो इंटर लेवल की एज वेल एज जो है फर्स्ट ईयर की मैथ को भी जो है पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चीज़ों को रटाया नहीं जाता है, चीज़ों को बेसिक से उठाया जाता है और जीरो लेवल से उठा के जो है चीज़ों को एडवांस लेवल तक लेके जाया जाता है। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है क्लास 12 के लिए ही बच्चों को तैयार नहीं करवाना है, ठीक है, बल्कि उनका जो आने वाला जो भविष्य है, जिस फील्ड में वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, 12th के बाद अपने किसी भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे इन्हीं सब्जेक्ट को आधार बनाकर, तो उनके साथ साथ उनका जो बेसिक है, बेसिक के साथ साथ उनका जो थोड़ा एडवांस क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें, अच्छा देखते हैं कि आज की हमें इस केमिस्ट्री की पाठशाला में अपनी इस बेहतरीन जो है क्लास में क्या पढ़ना है। देखें, चैप्टर का नाम जानते ही हैं कि इस समय चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक वलगतकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है, यानी कि क्लास नंबर 5 है। इससे पहले जो है इस चैप्टर्स के 4 क्लासेस या 4 लेक्चर्स ऑलरेडी जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद जो है इस लेक्चर को स्विच करें। ठीक है, चलें, अच्छा तो आज की क्लास में देखो बच्चों में क्या पढ़ना है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है अपक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इस चैप्टर के प्रति आपकी समझ को विकसित करने के लिए, ठीक है, आपकी समझ विकसित करने के लिए, आपकी इस चैप्टर के प्रति समझ को डेवलप करने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपक्रिया की कोटि यहाँ पर A to Z सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, एक एक पॉइंट जो है वो बारीकी से यहाँ पर समझाया जाएगा। ठीक है, चलें, अच्छा जो है तो बिना देर किए आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ। देखो बच्चों, तो आपके सामने जो है हमने जैसा कि बताया कि आज हमें पढ़ना है अपक्रिया की कोटि। ठीक है, तो इस अपक्रिया की कोटि को परिभाषा, इसकी जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को अगर एग्जाम्पल की सहायता से समझा जाता है तो चीज़ें हमारे जल्दी में समझ में आ जाती हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ने से पहले हम एक यहाँ पे उदाहरण लगाते हैं। जैसे मान के चलें कि हमारे सामने ये एक रिएक्शन है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, केयरफुली सुनेंगे। ठीक है, ये हमारे सामने एक रिएक्शन हो रही है। ठीक, इस रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अब वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे हमें यहाँ पर लेना देना नहीं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पर लगाई है एज ए एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर अभिकारक A और B के अणु आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रासायनिक क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अभिकारक A के जो है A मूल है, मतलब Na मूल है। ठीक है, मतलब अणु जो है वो N मान लिए गए और अभिकारक B के मोलों को M माना गया है। ठीक है, अब इस क्रिया में हम लगाएंगे वेग व्यंजक नियम। ठीक है, या वेग नियम के अनुसार। इससे पहले की जो क्लास गई थी लेक्चर नंबर 3 में, इसमें हमने बताया था, तो वेग नियम के अनुसार अगर हम इस क्रिया पे वेग नियम लगा दें, वेग कांस्टेंट लगा दें,
तो ये रिएक्शन हमारी कैसी हो जाएगी बच्चों, देखो। तो वेग नियम जब हम इस अभिक्रिया का लिखेंगे तो लिखेंगे R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X और कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर Y, ठीक। तो ये इस अभिक्रिया का क्या हो गया, वेग व्यंजक हो गया, वेग नियम हो गया, ठीक है। जिन बच्चों ने हमारे पहले लेक्चर्स देखे हैं इससे पहले के, तो वो बच्चे जो है भली भांति इन बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ A की घात X, कंसंट्रेशन ऑफ B की घात Y, ठीक है। यहाँ पर X और Y क्या है, तो ये आप जानते ही हैं कि ये प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है। इनको एक्सपेरिमेंट्स करके यहाँ पर लिखा गया है कि अभिकारक A की सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ गया है, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा, जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं। इसी प्रकार अभिकारक B की सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ गया है, उसको यहाँ पर लिखा जाएगा, जिसको हम Y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस अभिक्रिया की अगर हमें कोटि बतानी हो तो देखो कोटि को हम प्रदर्शित करते हैं n से। तो कोटि बच्चों होती है कि ये जो घातें हैं, यानी कि जो A और Y की जो आप घातें देख पा रहे हैं, A और B अभिकारकों की जो सांद्रता पर जो घातें लगी हुई हैं, इन घातों का अगर हम योग कर दें, यानी कि X और Y को जोड़ दें, तो X और Y का जो योगफल होगा वही हमारा कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। आई बात समझ में। तो ये होती है अभिक्रिया की कोटि। अब इसी के आधार पर हम अपनी अभिक्रिया की कोटि की एक परिभाषा बना लेंगे। तो देखो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, सभी बच्चे ध्यान से सुनना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातों के योगफल को, अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं के घातों के योगफल को, घातें ये है पावर्स X और Y, तो घातों के योगफल को हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, एक वैज्ञानिक परिभाषा हो गई, साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई, जिसको हमने यहाँ पर अच्छे से लिख रखा है। अब ये जो बातें हमने इस अभिक्रिया में बताई हैं, उन्हीं बातों को यहाँ पर लिखा गया है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योगफल यानी कि प्लस, उस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। आई बात समझ। इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अभिक्रिया की कोटि को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, एक बार फिर समझ लें कि कोई भी हमारे सामने रासायनिक अभिक्रिया है, तो जब उस रासायनिक अभिक्रिया का हम जो है वेग व्यंजक लिखेंगे, तो वेग व्यंजक में जो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रताएं होंगी, उन सांद्रताओं पर जो घातें लगी होंगी, उन घातों का जो योगफल होगा, वो योगफल ही क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। आई बात समझ। तो ये एक सामान्य सी अभिक्रिया मतलब परिभाषा हो गई हमारी अभिक्रिया की कोटि की, ठीक है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अभी हो सकता है बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, केवल एक तरीके से परिभाषा समझ ली, तो अभी हम इसको और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको पूरे अपने फेयर कॉपी पर नोट डाउन करें, ठीक है। चलें, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और इसकी अपनी एक सामान्य शब्दों में परिभाषा समझ लेते हैं। सामान्य शब्दों में हम क्रिया की कोटि को कैसे समझें। सर आपने हमें वो परिभाषा तो बता दी, वैज्ञानिक तरीके से हम वो तो समझ गए, ठीक है, आपने उदाहरण भी दे दिया, लेकिन हम रियल में एक्चुअल में अब क्रिया की कोटि क्या होती है इस बात को नहीं समझे। तो बच्चों ध्यान रखो, सिंपल सामान्य परिभाषा ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं में से उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता बदलने से अभिक्रिया का वेग बदल जाए, अभिक्रिया का वेग या तो घट जाए या बढ़ जाए, तो उन अणुओं की जो संख्या होगी वो उस अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी।
जाएगी। जैसे मान के चलें कि कोई हमारे सामने एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है और उस पर्टिकुलर रिएक्शन में 3 जो हैं अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं। टोटल कितने भाग ले रहे हैं बच्चों? 3 जो हैं अभिकारक के अणु यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ठीक है, टोटल 3 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं। अब इन 3 अभिकारक अणुओं में से मान के चलो हमने पता किया कि एक अभिकारक अणु ऐसा है, 3 अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, उनमें से एक अभिकारक अणु ऐसा है जिनकी सांद्रता को अगर हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी जैसे सांद्रता है तो इसकी सांद्रता को अगर हम घटाएं, जैसे मान के चलो 3 अभिकारक अणु हैं, एक A है, एक B है और एक C है। इनमें से एक अभिकारक अणु है जिसे हम कह रहे हैं अभिकारक अणु B। तो अगर हम B की सांद्रता को या हम बढ़ाएं या घटाएं, तो इसके बढ़ाने या घटाने से अगर अपक्रिया का जो वेग है या जो दर है अपक्रिया की, ठीक है, वो बढ़ जाए या घट जाए, तो इन अणुओं की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी? उस अपक्रिया की कोटि कहलाएगी। आई बात समझ? तो ये एक अपनी सामान्य शब्दों में समझने वाली एक जनरल डेफिनेशन हो गई और इस परिभाषा को भी आप अपनी जो है बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे लिखने से एग्जामिनर के पास एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बच्चों ने केवल किताबी मतलब वैज्ञानिक परिभाषा को याद तो किया, समझा है, साथ ही साथ उसने चीज़ों को समझा भी है। ठीक है, अपने जनजीवन से जोड़कर जो है सामान्य शब्दों में भी चीज़ों को समझा है, तो इसको अपक्रिया की कोटि के प्रति अच्छी समझ है। ठीक है, तो देखो इसी बात को हमने लिखा है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता बदलने से अभिक्रिया का वेग बदल जाए, क्रिया का वेग बदल जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उस संख्या को ही हम क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि कहते हैं, एन कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये जनरल से ये क्या हो गई? एक सामान्य सी परिभाषा हो गई। चलें, अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लें, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर बात में समझ में आ गई होगी तो लेक्चर को अगर अभी तक लाइक ना किया हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बड़ा ही वैल्यूएबल है, मूल्यवान है कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये परिभाषा समझ में आ गई तो वो परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कुल अभिकारक अणु में से बे अभिकारक अणु जिनकी वजह से क्या हो रहा है? अपक्रिया की जो दर है, वेग है, वो बदल रही है उनकी सांद्रता के बढ़ने या घटने से, तो उन अपकारक अणुओं की संख्या को ही हम क्या कहेंगे? अपक्रिया की कोटि। तो कोटि का मतलब एक बात ये भी बच्चों लिख सकते हो कि ये एक संख्या है। ये क्या है? संख्या, इट इज ए नंबर। ठीक है, ये क्या है? एक संख्या है। ठीक है, चलें, अच्छा अब इसको हम एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जल्दी से इसको देखो। मान लीजिए कि एक विवाह समारोह हो रहा है, ठीक, जहां भोजन बन रहा है, वहां सामग्रियां जैसे आलू है, टमाटर है, मसाले हैं, पनीर है, ठीक है, और भी सब्जियां हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो ये तो बहुत सारी हैं, इनका जो है स्टॉक लगा हुआ है, इनका ढेर लगा हुआ है, पहले से इनको स्टॉक करके रख लिया गया है लाकर। लेकिन भोजन बनाने की जो रफ्तार है भाई, यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया के रूप में भोजन बनेगा। यहाँ पर ये भी आलू, टमाटर, मसाले जो भी हमने यहाँ पे लिख रखे हैं ETC, तो ये सब क्या है? ये जो है एक तरीके से अभिकारक मान लें, अभिकारक रिएक्टेंट मान लें। ये सब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा? भोजन बनेगा, यानी कि भोजन का, फूड का प्रोडक्शन होगा। तो जो भोजन बनने की रफ्तार, जो स्पीड होगी, वो केवल इस बात पर निर्भर करेगी कि जो हलवाई है, जो रसोइया है, वो कितनी तेजी से अपना काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अपक्रिया में भाग कई जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जैसे ये सभी चीजें ले रही हैं, आलू है, टमाटर है, मसाले हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बनाने वाला जो हलवाई है, जो रसोइया है, ठीक है, इसके साथ भी इसके सहयोगी होंगे, तो वो भी इस भोजन बनाने की प्रोसेस में ही भाग ले रहे हैं।
ठीक है भाई, आलू टमाटर मसाले पनीर वगैरह इनको ला के रख दोगे तो केवल ऐसी थोड़ी ना भोजन बन जाएगा, सब इनको मिक्स कर दो, बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो रासायनिक अपक्रिया जो होगी, जो भोजन बनेगा उसमें हलवाई भी भाग ले रहे हैं और इसके सहयोगी भी भाग ले रहे हैं, साथ ही साथ ये सब कच्चे पदार्थ हैं तो ये भी भाग ले रहे हैं। अब इस अपक्रिया की गति को कौन निर्धारित कर रहा है? ये हलवाई, ये रसोइया। अगर ये अपना काम तेज गति से कर रहा है तो अपक्रिया तीव्र गति से होगी, भोजन का प्रोडक्शन जल्दी होगा। अगर ये मंद गति से कर रहा है तो भोजन का प्रोडक्शन मंद गति से होगा। ठीक है, चले अच्छा, ठीक इसी प्रकार किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक रिएक्टेंट्स तो बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अपक्रिया में रिएक्टेंट बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अपक्रिया की रफ्तार जिन अभिकारक अणुओं की सांद्रता मात्रा बदलने पर बदल जाती है, उन अभिकारकों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि कहते हैं। अब तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, जैसे यदि किसी अभिकारक की मात्रा दुगनी करने पर रफ्तार भी दुगनी हो जाए तो कोटि 1 होगी, तो कोटि 1 होगी, और यदि मात्रा बदलने से रफ्तार पे कोई फर्क ना पड़े तो कोटि 0 होगी। ठीक है, तो जब कोटि 0 हो, सांद्रता हम बढ़ा रहे हैं फिर भी अपक्रिया के वेग पे कोई नहीं प्रभाव पड़ रहा है तो कोटि 0 होगी, और इस प्रकार की कोटि जो है वो कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये बेहतरीन सा उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, और इस उदाहरण को समझने के साथ ही साथ जो अपक्रिया की कोटि है उसको भी भली भांति समझ गए होंगे। चलिए अच्छा, ये उदाहरण केवल समझाने के लिए लाए थे, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा इसको स्किप कर दें। ये आपको लिखना नहीं, ना बोर्ड परीक्षा में लिखना है ना अपनी फेयर कॉपी पे लिखना है। ठीक है, चलें अच्छा, आपको केवल ये लिखना है और इससे रिलेटेड जो हमने अपक्रिया बताई थी एग्जाम्पल के रूप में वो लिख लेनी है, और साथ ही साथ ये सामान्य शब्दों वाली परिभाषा भी लिख लेनी है। ठीक है, चलें अच्छा, अब हम देखते हैं कोटि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के प्रकार। तो बच्चों ध्यान रखो, अपक्रिया की कोटि 3 प्रकार की होती है, जिसे हम कहते हैं शून्य कोटि की अपक्रिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया और द्वितीय कोटि की अपक्रिया। इन्हीं अपक्रियाओं को, इन्हीं टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। देखो, शून्य कोटि की अपक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम देखते हैं तो कह रहे हैं कि वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी अभिकारक चाहे कितना भी बढ़ा दें या घटा दें, इससे अपक्रिया अपनी फिक्स रफ्तार से ही चलेगी। कुल मिला के सामान्य शब्दों में ऐसे समझ लें कि जैसे कोई एक अपक्रिया हो रही है, पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है, तो उस अपक्रिया में जो भी अपकारक अणु भाग ले रहे हैं, चाहे एक अपकारक अणु ले रहा हो भाग, चाहे 2 अपकारक अणु ले रहे हो, चाहे 2 से अधिक ले रहे हो, तो उन अपकारक अणुओं की सांद्रता आइदर हम घटा दें या हम बढ़ा दें। तो इन सांद्रता के बढ़ाने या घटाने से जब अपक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव ना पड़े, अपक्रिया का जो वेग है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो अपनी फिक्स रफ्तार से चलती रहे, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो कहलाती हैं वो कहलाती हैं शून्य कोटि की अपक्रियाएं, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में? तो ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाएंगी बच्चों? शून्य कोटि की अपक्रियाएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण देना चाहेंगे, एक उदाहरण यहाँ पर लिख लें सभी बच्चे, कि जैसे प्लेटिनम की सतह पर, इसका उदाहरण दे सकते हैं अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन। ये उदाहरण बच्चे सभी अपने कॉपी पे लिखेंगे। अमोनिया यानी कि NH3, ठीक है, अमोनिया NH3 का प्लेटिनम यानी कि Pt की सतह पर अपघटन। Pt की सतह पर अपघटन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, अमोनिया का अपघटन करा रहे हैं। ठीक है, Pt की सतह पर, प्लेटिनम की सतह पर, तो इससे बच्चों क्या होगा, अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और H2O यानी कि H2O में इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे 2 अणु जो हैं निकल के। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो है अमोनिया का अपघटन हो जाएगा, ठीक है। H2O नहीं, यहाँ पर बच्चों जो है हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर वो दूसरी वाली रिएक्शन हमारे दिमाग में चल रही है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही, तो अमोनिया का यहाँ पर प्लेटिनम की सतह पर अपघटन हो रहा है। ये जो अपक्रिया है वो एक शून्य कोटि की अपक्रिया है। कैसे पता किया? जब वैज्ञानिकों ने इस अपक्रिया के साथ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, अमोनिया की सांद्रता बढ़ाई, तो बढ़ाने पर उन्होंने देखा कि अपक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अपक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पहले उन्होंने इसकी सांद्रता जो है दुगनी की, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा क्रिया का वेग ज्यों का त्यों है। 4 गुनी की, फिर देखा उन्होंने वेग, तो उन्होंने देखा फिर भी अपक्रिया का वेग वही है। तो इससे पता लगा कि ये जो अपक्रिया है वो शून्य कोटि की अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। किसी भी अपक्रिया को अगर पता करना है कि ये शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि की है, तो इसके लिए हम उस अपक्रिया के साथ एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं लैब में जाकर, ठीक है। इस अपक्रिया के लिए अगर हम वेग व्यंजक लिखेंगे बच्चों, तो देखो वेग व्यंजक क्या होगा इस अपक्रिया के लिए, R बराबर के इंटू R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ, मतलब जो है कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की घात 0, ये घात 0। तो यहाँ पर इसकी घात 0 लग जाएगी, क्योंकि इसकी जो है 0 घात के समानुपाती है, इस पे कोई घात नहीं है। जब हम इसकी सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो इसका वेग जो है अपरिवर्तित है, अप्रभावित है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 0 लगा दिया है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात और जानो, जब किसी जो है अभिकारक अणु की घात 0 लगती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि K1, मतलब ये 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इंटू होगा ना, तो कुल मिला के यहाँ K ही तो रह जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि R बराबर K, R बराबर K भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? यानी कि जब किसी अभिकारक अणु की सांद्रता की घात 0 होती है तो इस पूरे का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इस K का जो है गुणा 1 होगा तो K आएगा, तो हम लिख सकते हैं R बराबर K। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा इसकी अपक्रिया की कोटि क्या होगी बच्चे? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 दे रखी है, तो 0 होगी इसकी अपक्रिया की कोटि। तो यहाँ पर हम नीचे n बराबर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं बच्चों कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए K का मात्रक, हालांकि हम एक बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर लिख लें, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए K का मात्रक, K मीन्स वेग स्थिरांक, ठीक है, K का मात्रक। तो K का जब हम मात्रक निकालेंगे तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए n का मान कितना रखेंगे? 0। और K का जब हम मात्रक निकालते हैं बच्चों तो उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, ध्यान है? उसके लिए हमने फार्मूला बताया था कि मोल L यानी कि मोल स्क्वायर मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यानी कि मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अगर यहाँ मिनट में है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? मिनट इनवर्स लिख देंगे सेकेंड की जगह पर। अब जरा इसकी वैल्यू n की यहाँ पे रखो बच्चों, तो यहाँ पे जब वैल्यू n की रखोगे तो यहाँ पे कितनी रखोगे? 1 माइनस 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो इसकी कोटि हम क्या लिखेंगे? मोल प्रति लीटर की घात 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, या हम कहेंगे मिनट इनवर्स, ठीक है। और अगर गैसीय अवस्था के लिए है तो एटीएम लगा देंगे कि एटीएम की घात 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए K का मात्रक होता है बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये हो गया शून्य की कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक K का मात्रक या K की इकाई, ठीक। चलें, अच्छा अब हम आगे पढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ते हैं दूसरी टाइप की अपक्रिया
प्रथम कोटि की अपक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखें परिभाषा देखें भाई क्या है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता की प्रथम घात यानी कि पावर 1 के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। यदि अभिकारक की सांद्रता दुगनी करेंगे तो वेग भी दुगना हो जाएगा। जो प्रथम कोटि की अपक्रियाएं होती हैं तो उनमें अगर हम अभिकारक अणुओं की सांद्रता को अगर हम दुगना कर रहे हैं तो अपक्रिया का वेग भी दुगना हो जाता है। ये बात बच्चों आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके लिए यहाँ पर उदाहरण हम लिखे दे रहे हैं, तो ये उदाहरण आप देख लें कि इसके लिए एक हम यहाँ पर बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए देखो लिखो बच्चों, अमोनियम नाइट्राइट का तापीय अपघटन। अमोनियम नाइट्राइट का तापीय अपघटन। अमोनियम नाइट्राइट का तापीय अपघटन। अमोनियम नाइट्राइट जो होता है उसका जो तापीय अपघटन होता है यानी कि इसका जो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है वो एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का क्या है, उदाहरण है बच्चों। देखो अमोनियम नाइट्राइट होता है NH4NO2, ये है अमोनियम नाइट्राइट। इस अमोनियम नाइट्राइट को जब आप गर्म करेंगे, इस अमोनियम नाइट्राइट को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यह नाइट्रोजन तथा H2O यानी कि वाटर में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ये है अमोनियम नाइट्राइट। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर अमोनियम नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोजन व वाटर में इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और यह अपक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया का उदाहरण है। कैसे पता लगा, तो इस अपक्रिया के साथ लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब इस अपक्रिया का अगर हम वेग नियम लिखें तो वेग नियम कैसे लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट यानी कि NH4NO2 की घात 1। ठीक है, NO2 की घात 1, तो ये इसका क्या होगा, वेग व्यंजक होगा बच्चों। इसके लिए n का मान अपक्रिया की कोटि क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घात 1 लगी हुई है। ठीक है, और इसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं R बराबर K। R बराबर K लिख सकते हैं क्योंकि इतने की पूरी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए R बराबर K भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो जो परिभाषा लिखाई है वही परिभाषा यहाँ दे रखी है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक अणु की सांद्रता के घात 1 यानी कि पावर 1 के समानुपाती होता है या पावर 1 के बराबर होता है, तो इसी को हम प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह लगा तो उसको हटा के जो हमने बराबर लगाया और कांस्टेंट के लगा दिया वेग स्थिरांक। ठीक है, तो बराबर होता है या समानुपाती होता है, दोनों बातें कही जा सकती हैं। ठीक, चलें अच्छा अब इसके लिए हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए K का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। तो बच्चों इसमें हम जो है n का मान क्या रखेंगे, n का मान रखेंगे 1 क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो जब हम K का मात्रक बच्चों निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही वाला लगा दें, K का मात्रक बराबर मोल इंटू L की घात 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब इसमें जो है एक में से एक, जैसे यहाँ पर हम कर देंगे कि एक में से एक चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए कि मोल इंटू L की घात 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। जब ये यहाँ पर 0 है तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं और इसको हम केवल यहाँ पर सेकेंड इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रथम कोटि की अपक्रियाओं के लिए मात्रक हो गया। ठीक है, वेग स्थिरांक का मात्रक हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आई बात समझ में, क्योंकि ये 0 यहाँ पर हो गया है तो इसलिए हमने इसको हटा दिया, केवल इसकी वैल्यू को ले लिया सेकंड इनवर्स, ठीक है। मिनट में है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये हमारी हो गई प्रथम कोटि की अपक्रिया, ठीक। इन सभी कोटि की अपक्रियाओं को डिटेल में पढ़ेंगे, इन सभी के एक एक दो दो लेक्चर और आएंगे, ठीक है। इनसे काफ़ी कुछ पूछा जाता है, ये तो केवल एक तरीके से ट्रेलर टाइप का चल रहा है, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऊपर का बेसिक सबके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कोई मूवी नहीं आती तो मूवी के आने से पहले एक छोटा सा ट्रेलर आता है, तो वो ये ट्रेलर चल रहा है, ठीक है। इन सभी अपक्रियाओं को डिटेल में पढ़ेंगे। इनके लिए समाकलित वेग समीकरण का डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, या तो प्रथम का पूछेंगे, द्वितीय का या शून्य का, ठीक, तीनों का पढ़ेंगे। तो देखें, द्वितीय कोटि की अपक्रिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वह रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात पावर 2 पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि की अपक्रिया कहलाती है। इसमें हमें ये याद रखना है बच्चों कि अभिकारक की सांद्रता दुगुनी करने पर अपक्रिया का वेग 4 गुना यानी कि 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाता है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया में अगर हम अभिकारकों की सांद्रता को दुगुना कर रहे हैं तो अपक्रिया का वेग भी दुगुना हो रहा है। द्वितीय कोटि की अपक्रिया है तो अभिक्रिया तो सांद्रता दुगुना करने पर अपक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके लिए हम एक देख लेते हैं अपना एक बेहतरीन सा उदाहरण कि इसके लिए कौन सा एक वो बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया देखो बच्चों, पहली बार तो ये 2 टाइप की हो सकती हैं, इसके 2 उदाहरण दे सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है कि इसमें जो है जो घात होगी वो 2 लगेगी। तो एक तरीका ये हो सकता है बच्चों, जैसे मान के चलो कि हमारे सामने एक अभिकारक ये है, ठीक है, तो उसी के ऊपर घात 2 लग जाए, यानी कि एक ही अभिकारक अणु के 2 अणु भाग लें। या एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमारे साथ 2 अभिकारक अणु हों और दोनों की घात 1-1 हो, दोनों की घात 1-1 हो। तो इस तरीके की 2 कंडीशनें बन सकती हैं, ठीक है। यानी कि जब एक ही अभिकारक अणु जो है क्रिया में भाग ले रहे हों, ठीक है, तो एक कंडीशन ये बनेगी, और जब 2 भिन्न अभिकारक अणु क्रिया में भाग ले रहे हैं तो एक कंडीशन ये बन सकती है, ठीक है। चलिए अब इन्हीं के दोनों के हम उदाहरण जल्दी से जान लेते हैं। देखो भाई क्या उदाहरण है हमारे सामने बेहतरीन से। पहला उदाहरण हम जानेंगे कि HI का अपघटन, HI का अपघटन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो HI होता है, हाइड्रोजन जो आयोडाइड है, इसको जब गर्म किया जाता है, हीटअप किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन तथा आयोडीन यानी कि आयोडीन में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इस अपक्रिया के लिए जब आप वेग व्यंजक लिखेंगे तो लिखेंगे R बराबर के HI की पावर 2, HI की पावर 2। आई बात समझ में। तो ये इस अपक्रिया के लिए हो गया। इस अपक्रिया की कोटि क्या होगी भाई, 2 होगी, ठीक। तो एक तो इस टाइप की अपक्रिया हो गई जिसमें क्या है, एक ही अभिकारक अणु के 2 अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। चलें अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसको हटा के हम इसका दूसरा उदाहरण लगा देते हैं। अगला बेहतरीन उदाहरण है एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन देखते हैं बच्चों, ये भी बेहतरीन उदाहरण है। एस्टर क्या होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कोई एस्टर CH3COO C2H5, ये होते हैं एस्टर, और इनका हम कराए दे रहे हैं क्षारीय जल अपघटन, ठीक। क्षारीय जब इनका जल अपघटन होगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, Na यहाँ पर आ जाएगा, OH उसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा CH3COONA। इसका नाम क्या होगा बच्चों, सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर ये अलग हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक। इस अपक्रिया के लिए जब हम वेग व्यंजक लिखेंगे तो लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5, ठीक है, की घात 1, और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH की घात 1, ठीक है, NaOH की घात 1, ठीक है। तो इसके लिए जब हम वेग व्यंजक लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा कि NaOH की घात 1, ठीक है। चलें अच्छा, तो ये इस अपक्रिया के लिए क्या हो गया, वेग व्यंजक हो गया। इसके लिए कोटि का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे 1 और +1 बराबर 2, ठीक है।
चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए के का मात्रक, के की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई। तो देखो द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हेतु के का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक, यूनिट ऑफ के, ठीक है। एन का मात्रक, एन बच्चों हम यहाँ पर क्या रखेंगे, द्वितीय कोटि की क्रिया है तो 2 होगा। अब इसके लिए आप यहाँ पे लगा दीजिए, इस एन को हम यहाँ पे लिखे ले रहे हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, जगह मिल जाएगी, एन बराबर 2 रखेंगे, ठीक है। अब आप इसके लिए क्या रखेंगे बच्चों, देखो पहले तो आप इसका के का मात्रक निकालेंगे तो क्या फार्मूला होता है, के का मात्रक निकालते हैं मोल प्रति लीटर की घात 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक। यहाँ पर बच्चों आप देखो एन का मान जो है 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए कि मोल की घात 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इस अपक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए मात्रक, ठीक है। द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए के का मात्रक हो गया ये बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और ये सभी जो है बातों को, सभी एग्जाम्पल्स को, के मात्रक को कैसे निकाला है, इनको अपनी जो है फेयर कॉपी पे नोट डाउन करते चलें साथ ही साथ, ठीक है। चलें, अच्छा तो 3 टाइप की अपक्रियाएं हमने पढ़ ली हैं, शून्य ऑर्डर रिएक्शन मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यही हमारे सिलेबस में है और इन्हीं को हम अपनी आगे आने वाली क्लासों में डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपक्रिया की कोटि की मुख्य विशेषता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखो अपक्रिया की कोटि की मुख्य विशेषताएं, देखो कोटि एक पूर्णतः प्रायोगिक मान है, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, जिसे किसी रासायनिक समीकरण को देखकर ही नहीं बताया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है कि कोटि जो है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया की जो कोटि है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी कि आप उस रासायनिक अपक्रिया को देखकर उस अपक्रिया की कोटि को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जब आप उस अपक्रिया के साथ लैब में जाके प्रयोग करेंगे, अभिकारक अणुओं की सांद्रता को बढ़ाएंगे और बढ़ाने पर जब आप स्वयं मेजर करेंगे, देखेंगे कि अपक्रिया की वेग पर क्या प्रभाव पड़ा, कितना हो गया अपक्रिया का वेग, तो उस आधार पर एक्स और वाई के मान निकल के आएंगे, तो उसी आधार पर आप पता कर पाएंगे कि इस अपक्रिया की कोटि कितनी होगी। अपक्रिया की आणविकता से तुलना करेंगे, कल की क्लास में हमने पढ़ाया था, तो अपक्रिया की आणविकता एक जो है थ्योरेटिकल वैल्यू है, उसको आप संतुलित रासायनिक समीकरण देख कर ही बता सकते हैं कि इस रासायनिक अपक्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन कोटि को नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखें कि कोटि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये एक बात ध्यान रखें कि कोटि जो है वो एक यूनिट लेस, कैसी है, यूनिट लेस होती है, अपक्रिया की कोटि यूनिट लेस होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट देखें, अपक्रिया की कोटि व आणविकता के मान बराबर भी हो सकते हैं। अपक्रिया की जो कोटि है, जो एन है, वो आणविकता के मान जो है के बराबर हो सकती है, यानी कि अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बात भी एक है बात। चौथा पॉइंट देखें, अपक्रिया की कोटि का मान जो है 0 भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या 1, 2, 3 भी हो सकता है, या भिन्न जैसे 1.5, 2.5 भी हो सकता है, यहाँ तक कि यह ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अपक्रिया जरूरी नहीं कि अपक्रिया एक पूर्ण संख्या ही हो,
अपक्रिया का मान जो है भिन्न भी हो सकता है, जैसे 1/2, 2/5, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ तक कि ऋणात्मक माइनस भी हो सकती है। लेकिन जब अपक्रिया की आणविकता की बात करते हैं तो वो सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है। अगला देखें, जटिल अपक्रियाओं की कोटि का निर्धारण हमेशा सबसे धीमे पद स्लोएस्ट स्टेप द्वारा होता है। इस धीमे पद को ही हम क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद कहते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था, जिस प्रकार जो है जटिल अपक्रियाओं की जो आणविकता हम निकालते हैं तो सबसे जो धीमा पद होता है वही उस अपक्रिया की आणविकता को डिटरमाइन करता है। उसी अपक्रिया उसी स्टेप की आणविकता मायने रखती है। उसी प्रकार जटिल अपक्रिया की कोटि का निर्धारण भी उस अपक्रिया के सबसे धीमे पद से ही होता है, क्योंकि यही पद उस अपक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। ठीक है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इस स्टेप की ही हम कोटि देख लेंगे कितनी कोटि है। ठीक, चलिए, अच्छा, तो ये कुछ बेहतरीन से यहाँ पर अपक्रिया की कोटि की विशेषताओं को बताते हुए पॉइंट थे। इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी जो है फेयर कॉपी में बेहतरीन तरीके से लिखें। चलिए, अच्छा, अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता में अंतर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसलिए हम पहले ही से लिखे दे रहे हैं। और स्टार मार्किंग तो यहाँ पर पहले से ही दे रखी है, स्टार मार्किंग लगी हुई है। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे उनको ध्यान देना है, उनको भली भांति लिखना है, सही से समझना है। अपक्रिया की आणविकता को कल की क्लास में कंप्लीट करवा दिया था, कोटि को आज की क्लास में कंप्लीट करा दिया है। जब दोनों टॉपिक को हमने भली भांति पढ़ लिया है, समझ लिया है, इन दोनों टॉपिक्स के हर एक बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया है, तो इनके मध्य अंतर करना, डिफरेंस करना भी हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। चलिए देखते हैं पहला अंतर अपक्रिया की कोटि क्या है। तो यह एक प्रायोगिक मान है, जैसा कि हमने बताया, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जिसे केवल संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं बताया जा सकता है। आपको उस क्रिया के साथ प्रयोग करने होंगे, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। अब क्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यह एक सैद्धांतिक मान है, इट इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू, जिसे संतुलित प्रायोगिक रासायनिक समीकरण को देखकर ही गिना जा सकता है या बताया जा सकता है। आपके सामने कोई एक संतुलित रासायनिक समीकरण दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस अपक्रिया की हमें आणविकता बताइए, तो आप अपक्रिया की आणविकता बता देंगे उस रासायनिक समीकरण को देखकर, लेकिन कोटि नहीं बता पाएंगे। कोटि के लिए आपको लैब में जाना होगा, उस अपक्रिया के साथ प्रयोग करने होंगे। दूसरा पॉइंट देखें कि अपक्रिया की कोटि का मान 0, पूर्णांक 1, 2, 3 या भिन्न, जैसे 1.5, 2.5 भी हो सकता है, और कभी कभी 0 या भिन्न नहीं हो सकती है। मतलब कहने मतलब ये है कि ये कभी कभी जो है 0 भी हो सकती है, नहीं, कभी कभी ये 0 भी हो सकती है, जैसे लेकिन भिन्न के रूप में भी हो सकती है। लेकिन अपक्रिया की जब आणविकता की बात करते हैं तो इसका मान हमेशा एक पूर्ण धनात्मक संख्या 1, 2, 3 होता है। यह कभी भी 0 या भिन्न नहीं हो सकती है। कल की क्लास में हमने इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था कि अपक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती है, कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, और कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जबकि ये सब हो सकती है अपक्रिया की कोटि। यह पूरी रासायनिक अपक्रिया, चाहे वह सरल हो या जटिल अपक्रिया पर लागू होती है, और यह नियम केवल प्राथमिक एवं सरल अपक्रियाओं, जो केवल एक ही पद में पूरी होती हैं, उन्हीं पर लागू होता है। तो कल हमने बताया था कि अपक्रिया की जो आणविकता का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल सरल अपक्रियाओं पर, प्राथमिक अपक्रियाओं पे ही लागू होता है। जटिल अपक्रियाओं के लिए अपक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंगलेस होती हैं। ठीक, लेकिन जो अपक्रिया की कोटि जो है, चाहे सरल अपक्रिया हो चाहे जटिल अपक्रिया हो, सभी पे लागू है। अगला पॉइंट, जटिल अपक्रियाओं जो कई पदों में होती हैं कि कोटि का निर्धारण हमेशा सबसे धीमे पद द्वारा ही होता है, स्लोएस्ट पद द्वारा ही होता है। यह पूरी जटिल अपक्रिया के लिए आणविकता शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया मीनिंगलेस है, बल्कि इसके प्रत्येक पद की अपनी खुद की एक अलग आणविकता होती है। ठीक है, पांचवा देखें, यह रासायनिक अपक्रिया के वेग व्यंजक रेट लॉ में उपस्थित अपकारकों की सांद्रता की घातों का योगफल होती है। मतलब परिभाषा दे रखी कि यह रासायनिक अपक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योगफल होती है। अपक्रिया की आणविकता क्या है, तो किसी प्राथमिक या सरल अपक्रिया में भाग लेने वाले कुल अभिकारक अणुओं की संख्या को ही अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। आई बात समझ में? कहने मतलब ये है कि जैसे कोई किसी भी रासायनिक अपक्रिया में
टोटल भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु हैं, कुल अभिकारक अणु उसमें कितने भाग ले रहे हैं, तो ये उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। और उन अभिकारक अणुओं में से वे अभिकारक अणु, उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनकी वजह से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है, इनकी सांद्रता के घटाने से या बढ़ाने से, तो उन अणुओं की संख्या को कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ऐसी उम्मीद करते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि को हम भली भांति समझा पाए होंगे बच्चों को। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक बच्चा आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो कुल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या कहलाएगी अभिक्रिया की आणविकता। ठीक, और उन टोटल अभिकारक अणुओं में से जो अभिकारक अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहे हैं उनको कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड बड़े काम की है, अंतर वाली। ठीक है, ये पूछी जाती है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। अभिक्रिया की कोटि का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, सामान्य शब्दों में हम कैसे अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कर सकते हैं, और एक बेहतरीन उदाहरण की सहायता से भी हमने अभिक्रिया की कोटि को समझा। अभिक्रिया की कोटि के प्रकार जाने। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, विद एग्जाम्पल और उनके मात्रकों के साथ, यानी कि के मात्रों के साथ। और लास्ट में हमने अभिक्रिया की कोटि की विशेषताओं को जाना, और सबसे लास्ट में अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर को हमने जान लिया है। तो रासायनिक बलगतिकी को समझने के लिए बच्चों को दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहला, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, रटना नहीं, समझना वाला। और अभिक्रिया की जो आणविकता होती है, ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता, मोलिक्युलरिटी जो होती है, या इसको अणुसंख्यता भी कहते हैं, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन दोनों चीज़ों को भली बातें नहीं समझेंगे, ये चैप्टर आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर नंबर हमारा जो 4 गया था, उसमें हमने अभिक्रिया की आणविकता को कवर करा दिया, और आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, हमने अभिक्रिया की कोटि को कवर करा दिया है। ठीक है, अब अगली क्लास में क्या होगा, अगली क्लास में इन तीनों कोटि की अभिक्रियाओं को 1 by 1 डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। अभिक्रिया की कोटि के मात्रक देखेंगे, ठीक है, मात्रक देख लिए, उसका वेग समीकरण का व्यंजन देखेंगे, कैसे उसका डेरिवेशन किया जाता है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फिर साथ ही साथ ग्राफ वगैरह देखेंगे, आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है तो इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली क्लास में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ। लेक्चर को, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करें। ठीक है, पहली बार चैनल पे आए हैं या पहले से जुड़े हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए, अच्छा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।